गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है भाई। यूपीपीएससी एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते भाई। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों, आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आपका दिन शुभ हो, ठीक, हमारी सभी बहनों की रक्षा हो। और हम भाइयों का ये ड्यूटी है, भाइयों का ये कर्तव्य है कि अपनी बहनों की रक्षा करें। बहन चाहे अपनी हो, चाहे बहन पराई हो, ठीक, उन सभी बहनों की हम लोग रक्षा करेंगे। जब भी समय आएगा हम लोग सभी अपने बहनों के साथ खड़े रहेंगे भाई। तो हम सभी भाई इस बात के लिए संकल्प लेंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक कथन भी कहा जाता है, इज्जत करना सभी बहनों की, चाहे वो अपनी हो अथवा पराई। तो चलो भाई, इसी लाइन से हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था की क्लास है और आज ये क्लास नंबर 3 है। आज ये क्लास नंबर 3 है भाई। तो चलिए आज की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते भाई। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून सभी का। तो गुड आफ्टरनून भाई सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, सभी का वंदन है। चलो तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी हम दे देते हैं। एक जानकारी आपको देते हैं कि यदि आप बच्चे क्या करना चाहते हो, यदि आप बच्चे जीके जीएस की बुक को परचेज करना चाहते हो, यदि आप बच्चे, सभी लोग सुन लो भाई, अगर आप लोग जीके जीएस, जो आपका जीके जीएस की बुक है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो तो आप जीके जीएस की बुक को इस रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहनों को दे सकते हो गिफ्ट। हम भाई बहन अपने भाइयों को बहनें और बहनें भाई अपने बहनों को क्या कर सकते हैं, 99 रुपीज की जो आपकी बुक आती है, जीके जीएस की बुक आती है, ये आपका स्पेशल ऑफर एग्जाम को लेकर आया है 31 अगस्त के लिए। 31 अगस्त को आपको 1 डे का ये स्पेशल ऑफर दिया जाता है कि जो बच्चे जीके जीएस के बुक को परचेज करना चाहते हैं उन सबके लिए केवल 99 रुपीज में आपको ये बुक मिल जाएगी भाई। तो इस रक्षाबंधन के अवसर पर आपको एक दिन का 1 डे ऑफर है, ये 1 डे ऑफर है भाई, ये 1 डे ऑफर है। तो 1 डे ऑफर में आप लोग बिना किसी कूपन कोड के आप क्या कर सकते हो, इस बुक को परचेज कर सकते हो। ये जीके जीएस की बुक है, शानदार बुक है भाई, शानदार बुक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। हम सभी लोग भाई अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को प्रारंभ करते भाई। चलो क्वेश्चन नंबर, कल हम लोग 21 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे। तो नंबरिंग मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी है, वहीं से स्टार्ट करने का मतलब है कि मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। कल हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे। लास्ट में हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तक पहुंचे थे। तो उसी के आगे हम लोग आज के प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है संसद में विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में क्या होता है, जो विधेयक होते हैं उसके संदर्भ में आपको क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन लिखा हुआ है, किसी भी साधारण विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी कोई साधारण विधेयक होता है वह संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों से क्या करते हैं, पारित करते हैं। अर्थात ये कथन क्या भाई, बिल्कुल सत्य है, ये कथन तो भाई बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन लिखा हुआ, एक साधारण कानून पर मतभेद के मामले में दोनों सदनों के सदस्यों के साथ एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। ये कथन भी भाई क्या है, बिल्कुल सत्य है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसका अगर आप पूछा गया उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 108 में। कहां पर है भाई, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। संयुक्त अधिवेशन सदैव राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है और अधिवेशन सदैव लोकसभा में होता है। आज तक भारत में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 1962 में, 1961 में, 1978 में। 1961 दहेज, 1978 बैंकिंग सेवा और 2003 पोटा एक्ट के संदर्भ में। तो 3 बार आज तक संयुक्त अधिवेशन हुआ है। दूसरा कथन भी क्या भाई, बिल्कुल सत्य है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, संयुक्त अधिवेशन का ऐसा ही प्रावधान राज्य विधानसभाओं में भी होता है। ये कथन भाई क्या है, गलत है। राज्यों में जो राज्यों की विधानसभाएं होती है, जो राज्य का विधानमंडल होता है, वहां पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन केवल संसद में होता है, केवल क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है। विधानसभाओं में, राज्यों में कोई भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। कारण क्या होता है आपको बताइए। कारण ये होता है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा पास करती है और विधान परिषद के पास जाता है और विधान परिषद उस पर अगर 4 माह के भीतर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो वह एक्शन क्या होता है, कोई एक्शन न लेने पर वह स्वतः पारित माना जाता है। वह स्वतः क्या माना जाता है भाई, पारित माना जाता है। इस प्रकार से राज्यों में किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 तथा 2। 1 तथा 2 क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट होगा। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है भाई कि राज्यों में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन सदैव आर्टिकल 108 के तहत होता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान से सुन लो, बातों को लिख लेना भाई। बुलाता राष्ट्रपति है, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर? संयुक्त अधिवेशन सदैव लोकसभा में होता है। सदैव कहां होता है भाई? लोकसभा में होता है। और अब तक भारत में संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है? तो आप कहोगे 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ भाई? 3 बार हुआ है। 1961 में हुआ है, 1961 में हुआ है, 1961 में हुआ है भाई, 1978 में हुआ है और 2003 में हुआ है। आज तक देश में कुल 3 बार क्या हुए हैं? संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, बताना इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ, भारत सरकार के संघ कार्यकारिणी होते हैं। जो भारत सरकार की जो संघ कार्यकारिणी होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का भाई राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से भाई बता दो। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? संघ सरकार के संघ कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं? तो संघ कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है राष्ट्रपति होता है, तो हाँ होता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री व उसके साथ मंत्रिपरिषद होती है, तो हाँ भाई ये भी होता है, ये भी होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। लेकिन और पढ़ लेते हैं भाई, और पढ़ लेते हैं। पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। पहला कथन भाई क्या है? बिल्कुल सत्य है कि हाँ ये लोग होते जरूर हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या कोई इससे भी ज्यादा लोग होते हैं, इससे भी ज्यादा लोग होते हैं। तो देखते हैं क्या कोई और ऑप्शन तो नहीं सही है। आगे देखो, लिखा राष्ट्रपति, लिखा हुआ है क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए होता है। आप बताएं आपका करेक्ट कथन कौन सा होगा भाई? करेक्ट कथन इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति भी संघ की कार्यपालिका में क्या होता है? शामिल होता है। जब लोग संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति भी आता है, मंत्रिपरिषद भी आता है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री भी आते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री ये सब के सब क्या होते हैं? संघीय कार्यकारिणी के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये सब के सब संघीय कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सब के सब संघीय कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है क्या कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या होता है भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब क्या होता है भाई? उपराज्यपाल। क्या होता है भाई? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब। क्या लिखा हुआ है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है? तो गलत बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना करती है, कथन भाई बिल्कुल गलत है। सेना नहीं करती भाई। फिर आगे लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, यही कथन तो सही है भाई। यही कथन आपका क्या भाई? बिल्कुल राइट है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के कौन होते हैं भाई? शासक होते हैं। नाम मात्र के शासक होते हैं। और नाम मात्र के शासक की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो इसकी नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति सदैव किसके तहत होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या होती है भाई? नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या होती है भाई? नियुक्ति होती है। और आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेशों में, भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं? तो आप क्या कहोगे भाई? 5 केंद्रशासित प्रदेशों में होते हैं। राज्यों में किसी प्रकार से कोई भी उपराज्यपाल नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? तो दिल्ली होता है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। 5 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश है। कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 ऐसे केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल होते हैं। ये उपराज्यपाल, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर
केंद्र सरकार के, भारत सरकार के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। एजेंट होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में नाम मात्र के क्या होते हैं, शासक होते हैं। इनकी नियुक्ति सदैव राष्ट्रपति करता है। बात समझ पाए, बात समझ पाए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भाई, राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर भाई 25, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लिखा है राज्य विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधान परिषद, तो विधान परिषद के बारे में लिखा है। लिखा क्या है, राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 2/3 पर तय की गई है। अरे भाई, जब हम लोग विधान परिषद पढ़ते हैं, जब हम लोग विधान परिषद पढ़ते हैं तो विधान परिषद में कुल जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है और जो मिनिमम संख्या है ये निर्धारित की गई है। मैक्सिमम और मिनिमम संख्या को निर्धारित की गई है। और अगर संख्या देखते भाई, अगर संख्या देखते हैं तो संख्या के संदर्भ में अगर हम न्यूनतम संख्या देखते भाई तो मिनिमम संख्या कितनी है, 40। मिनिमम संख्या कितनी भाई, 40 है। लेकिन जब मैक्सिमम संख्या देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है क्या, विधानसभा के, आप क्या कहेंगे, विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 लिखा हुआ है। 1/3 से कम होंगे, 1/3 अथवा उससे कम होंगे, कभी भी अधिक नहीं होंगे, कभी भी अधिक नहीं होंगे। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 या उससे कम होंगे, कभी उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मिनिमम संख्या कितनी होगी भाई, 40 होगी। मिनिमम संख्या कितनी होगी भाई, 40 होगी। और यहां पर लिखा है 2/3 तय की गई है, गलत बात है। ये बात इसलिए क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आगे लिखा हुआ क्या, दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, विधान परिषद की सिफारिश पर संसद द्वारा परिषद को समाप्त किया सकता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन भाई बिल्कुल सत्य है। आर्टिकल 169 यही बात कहता है। आर्टिकल नंबर 169 इसी बात को कहता है। क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने विधानसभा से एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे 2/3 बहुमत से कि मेरे राज्य से विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए और संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, तत्पश्चात उस राज्य से विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कथन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सही है, परंतु स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या भाई, रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। इस वजह से आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सब क्या हो जाएगा भाई, केवल 2। क्या होगा भाई, केवल 2। यहाँ पर कथन नंबर 2 ही केवल क्या है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा भाई, 26। बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे। तब बताएं, आपको बताएं भाई, वर्ष 2000 में, सन 2000 में एक आयोग बना था जिसका नाम था संविधान समीक्षा आयोग। जिसका नाम क्या था भाई, संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग कब बना था, वर्ष 2000 में बना था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संविधान की समीक्षा करने हेतु 50 साल पूरे हुए थे। 50 साल पूरे हुए थे, तो 50 साल पूरे हुए थे और इसी चक्कर में 50 साल पूरे होने के पश्चात एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। और इस संविधान समीक्षा आयोग का पूछा है अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे भाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम क्या था, न्यायमूर्ति M.M. वेंकटचलैया। इनका नाम क्या था भाई, न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। ये भाई अध्यक्ष थे, यही थे उस समय के संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करते हैं J.S. वर्मा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1998 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था J.S. वर्मा समिति। J.S. वर्मा समिति, J.S. वर्मा समिति बहुत फेमस है, जिसने खासकर मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कई कथन कहा था, कई सिफारिशें की थी। इनकी कुछ सिफारिशें लागू होती हैं और कुछ सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया। जैसे J.S. वर्मा समिति ने ही कहा था क्या, कि J.S. वर्मा समिति ने कहा था कि कर देना और वोट देना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। कर देना और वोट देना क्या बनाया जाए, मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन हुआ नहीं हुआ।
बात समझे, लेकिन हुआ नहीं। और आपको बताए संविधान समीक्षा आयोग ने कहा था कि संविधान का भाग 4A अर्थात मौलिक कर्तव्य समाप्त कर दिया जाए और इसे संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता वाले टॉपिक में ऐड कर दिया जाए। ऐसा संविधान समीक्षा आयोग ने कहा था। बात समझ पाए? ठीक। ये न्यायमूर्ति वाई के सबरवाल भी क्या थे? सबरवाल भी क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और आपके जो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हैं, ये क्या रहे थे? ये भाई NH नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन HNRC के जानते हो ना, प्रथम अध्यक्ष थे। इसके क्या थे भाई? प्रथम अध्यक्ष थे। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। आपको पता होगा कि पहले HNRC का अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ही होता था, लेकिन अब प्रावधान बदल चुका है। अब भाई जरूरी नहीं केवल मुख्य हो, अन्य न्यायाधीश भी NHRC के अध्यक्ष हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्र जी इस समय क्या है भाई? इस समय है NHRC के वर्तमान अध्यक्ष, लेकिन वो मुख्य नहीं है। तो जब प्रारंभ में 1993 में NHRC बना था, तो उसमें यह प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही NHRC का अध्यक्ष बनेगा, लेकिन वर्तमान में प्रावधान लागू नहीं। क्लियर भाई? आगे चले, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो पहले लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि सुमेलित नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है क्या? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। यह कथन भी क्या भाई? बिल्कुल सत्य है। तीसरा लिखा हुआ है क्या? तीसरा लिखा हुआ है नशा का निषेध। नशा का निषेध आर्टिकल 46 में है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। और गौ हत्या पर प्रतिबंध आर्टिकल 48 में है। ये कथन भी क्या भाई? बिल्कुल सत्य है। ये कथन भाई बिल्कुल सत्य है। अब देखो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर इसमें और बातें क्या होंगी। अगर आपसे पूछा जाए अगर नशा का निषेध आर्टिकल 46 में नहीं है तो फिर कहां पर है? तो आप कहोगे इसका उल्लेख है सर आर्टिकल नंबर 47 में। आर्टिकल 47 क्या कहता है? लिखा हुआ है लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, पब्लिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए नशे पर या कहीं मादक पदार्थों पर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या? ध्यान से सुन लो फिर से। क्या लिखा हुआ है? लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा कौन लिखता है? आर्टिकल 47 लिखता है। और आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए, यही लिखा होता है क्या? कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध, विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध। कहां लिखा भाई? ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 46। तो दुर्बल वर्ग या फिर कमजोर वर्ग जैसे SC हो गए, ST हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, विकलांग हो गए, इन सबके लिए सरकारें क्या करेंगी? विशेष प्रावधान करेंगी। ऐसा कहां लिखा गया? आर्टिकल नंबर 46 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया सकता है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा लिखा हुआ है, बाकी आपका कठिन नहीं, बाकी भाई आपका कठिन नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है किसी अधिवक्ता को जिसने किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि कार्य किया है। विधि व्यवसाय कहने का मतलब विधि कार्य अर्थात एडवोकेट रहा है। तो जो लिखा हुआ है पहला कथन देखो ध्यान से, पहला कथन लिखा हो किसी अधिवक्ता को जिसने किसी भी न्यायालय में, जो लिखा हुआ किसी भी न्यायालय में ना, यहां पर यही हो गया गलती, यही हो गई गलती, क्योंकि यहां पर अगर लिखा होता हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में लिखा होता तब सही हो जाता, तब आंसर क्या हो जाता भाई? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगर लिखा होता किसी हाई कोर्ट में कम से कम क्या हुआ हो, 10 वर्ष तक किया हो, तब ये कथन सही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है, इसीलिए कथन क्या भाई? रॉन्ग है, ये कथन रॉन्ग है। दूसरा देखो, दूसरा लिखा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तो ये भी कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है भाई? गलत क्यों होता है? जो यहाँ पर लिखा हुआ 3 वर्ष तक, ये गलत है। 3 वर्ष तक गलत है। सही कब होता भाई? सही कब होता है? ये 3 वर्ष अगर लिखा होता कितना भाई? 5 वर्ष लिखा होता। यदि क्या लिखा होता? 5 वर्ष लिखा होता, तो ये कथन क्या हो जाता भाई? सही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कथन नंबर 2 भी क्या है? असत्य है। तीसरा लिखा हुआ है क्या? तीसरा लिखा हुआ भारत के राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधि वेत्ता हो, ये कथन क्या भाई? बिल्कुल सत्य है।
ये कथन भाई, यही कथन तो क्या है, सत्य है। अगर आपको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपके उसके लिए क्या है भाई, दो कंडीशंस हैं, दो एलिजिबिलिटी है। पहला तो यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरे में तीन ऑप्शन है। नंबर एक है, आप या तो वकील रहे हो हाई कोर्ट में, लेकिन कम से कम 10 वर्षों तक, आप हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं परंतु कम से कम 5 वर्षों तक, या फिर राष्ट्रपति की नजर में विधि वेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में आप विधि के क्या हो, जानकार हो। अगर ऐसा होगा, तीनों में से कोई एक कंडीशन कम से कम आप फॉलो करें तो आप बन जाएंगे क्या, आप बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। बात समझे? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है भाई, राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं उनके संदर्भ में लिखे हुए हैं कुछ सेंटेंस, और आपको क्या बताना है, भाई, इनमें से कौन सा कथन यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के संदर्भ में असत्य है। कौन सा कथन भाई असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है, गलत कथन को पहचानना है। तो पढ़ो, पहला कथन क्या लिखा हुआ है, तो पहला कथन लिखा हुआ है, अध्यक्ष तथा अथवा सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करता है भाई, तो राष्ट्रपति तय करता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य कथन है। आगे लिखा हुआ है क्या, दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, कथन नंबर 2 लिखा हुआ, अध्यक्ष अथवा सदस्य को वेतन भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, ये कथन भी क्या भाई, बिल्कुल राइट है। किसको जो वेतन मिलता है अध्यक्ष और सदस्य को, वो वेतन कहां से मिलता है, भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है, ये कथन भी क्या भाई, बिल्कुल राइट है, दूसरा कथन। तीसरा कथन क्या लिखा भाई, तीसरा कथन लिखा, अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन किसी नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है, ये कथन भी क्या भाई, बिल्कुल सत्य है, ये कथन भी क्या है भाई, बिल्कुल सत्य है। अगर कोई अध्यक्ष या सदस्य होगा, अगर कोई अध्यक्ष होगा तो वह रिटायर होने के पश्चात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद पर आसीन नहीं हो सकता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन चौथा लिखा हुआ है क्या, चौथा लिखा हुआ, अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किया सकता है, ये गलत है, ये गलत है भाई, ये कथन आपका संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से क्या भाई, गलत है। क्या नियुक्त नहीं हो सकता है, इसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, दोबारा इसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। बात समझ पाए, इसकी पुनः नियुक्ति किसी भी कीमत पर नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी, एक बार बनेगा मैक्सिमम, उसके बाद दोबारा इसको नहीं बनाया जाए। यूपीएससी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 11 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी का क्या किया जाता है, गठन किया गया, तो यूपीएससी का गठन आर्टिकल नंबर 315 में है। बात समझे, यूपीएससी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 11 मेंबर होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 10 क्या होते हैं भाई, अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, भारत में निर्वाचन आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का प्रयोग कब किया था। तो बताना भाई, भारत में पहली बार आचार संहिता का प्रयोग राजनीतिक दलों ने किस वर्ष किया था, बताओ। भारत में पहली बार राजनीतिक दलों ने आचार संहिता का प्रयोग किस वर्ष किया था, बता दो भाई, बता दो भाई। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही आसान सा भी है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, बता दो। बताओ भाई, तो आपसे पूछा जाए, आपसे कहीं पूछा जाए, भारत में पहली बार राजनीतिक दलों ने आचार संहिता का प्रयोग कब किया था, तो वर्ष क्या होता भाई, वर्ष होता है 1971 में। 1971 में पहली बार भारत में निर्वाचन आयोग ने पहली बार क्या किया था, आचार संहिता का प्रयोग किया था। उस समय देश में क्या था भाई, पांचवा आम चुनाव था। तो पांचवें आम चुनाव में पहली बार वर्ष 1971 में पांचवें आम चुनाव के दौरान क्या किया गया भाई, पहली बार आचार संहिता का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया, निर्वाचन आयोग द्वारा। और किसके लिए किया जाता है, तो राजनीतिक दलों के लिए क्या होता है, राजनीतिक दलों के लिए पहली बार इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। लेकिन एक बात याद रखना,
कि वर्ष 1960 में, इस बात को भी याद रखना कि वर्ष 1960 में पहली बार केरल राज्य में, पहली बार केरल राज्य में या केरल राज्य की विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? आचार संहिता का प्रयोग हुआ। आचार संहिता का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। तो पहली बार आचार संहिता का क्या हुआ था भाई? प्रयोग हुआ था। इसको बात को भी याद रखना कि वर्ष 1960 में पहली बार केरल राज्य की विधानसभा में आचार संहिता का प्रयोग किया गया था। लेकिन प्रथम आम चुनाव कौन सा था भाई? तो प्रथम आम चुनाव था 1971 का, और उस समय ये भारत में क्या था भाई? 5वां आम चुनाव था। भारत में पहली बार आम चुनाव 1972 में हुए थे, सॉरी 1952 में हुए थे। 52 में हुआ भाई, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ और फिर 71 में हुआ। होना तो भाई 72 में था, लेकिन चुनाव कब हो गया था? 71 में हो गया था, क्योंकि लोकसभा समय से पूर्व भंग हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या? लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में द्वारा व्यय करने की अधिकतम सीमा क्या है? बता दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। 2014 से पहले, 2014 से पहले कुछ और थी और फिर बढ़ा दी गई। 2014 में ही बढ़ाई गई थी, 2014 में ही बढ़ाई गई थी भाई। वर्ष 2014 में लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ा दी गई थी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो व्यय करने वाली धनराशि है, इसको बढ़ाई गई, बढ़ाई गई थी। ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में कितनी थी, तो 2014 से पहले या कहीं 2014 तक, अगर 2014 तक बात करें तो भाई 2014 तक कितना था? 2014 तक कितना था भाई? तो 2014 तक लोकसभा में कितना था भाई? ये 40 लाख था। ये कितना था भाई? तो ये 40 लाख हुआ करता था। 2014 तक कितना हुआ करता भाई? 2014 तक ये 40 लाख हुआ करता था। और जो विधानसभा था ये कितना हुआ करता था? 16 लाख हुआ करता था। कब तक? 2014 तक। क्लियर? लेकिन 2014 के पश्चात, 2014 के पश्चात की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं। 2014 के पश्चात जो ये 40 लाख था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 70 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया भाई? 2014 के पश्चात इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 70 लाख कर दिया गया। और जो आपका 16 लाख था, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 16 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? 28 लाख कर दिया गया। कितना किया गया भाई? 16 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28 लाख कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है भाई? राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2014 तक इसकी अधिकतम कितना था भाई? अधिकतम लिमिट 40 लाख थी। लोकसभा की, विधानसभा की थी 16 लाख, लेकिन 2014 के पश्चात 40 लाख को बढ़ाकर 70 लाख और 16 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28 लाख कर दिया। कब किया गया? वर्ष 2014। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर भाई क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 बताओ, इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्या लिखा भाई? क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वी.एस. तारकुंडे समिति के संदर्भ में असत्य है? तो वी.एस. तारकुंडे समिति बहुत ही प्रसिद्ध है, चुनाव सुधारों के संदर्भ में आई थी क्या? वी.एस. तारकुंडे समिति। और इस समिति की एक सिफारिश बहुत ही क्या हुई? फेमस हुई, बहुत ही फेमस हुई भाई। तो चलो बताओ, इनमें से कौन सा कथन वी.एस. तारकुंडे समिति के संदर्भ में क्या है भाई? असत्य है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताना भाई इस क्वेश्चन का। लाइक कर दो भाई वीडियो को। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करो समय समय पर। आगे लिखा हुआ है क्या? वी.एस. तारकुंडे समिति के बारे में। पहला कथन लिखा, इस समिति का गठन वर्ष 1984 में हुआ था। गठन वर्ष क्या था? 1984 था भाई। यही कथन तो गलत है यहाँ पर। यही कथन, पहला ही कथन क्या हो गया भाई? गलत हो गया। पहला ही कथन यहाँ पर क्या भाई? असत्य है। और असत्य क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर वर्ष 1984 लिखा है ना, ये 84 नहीं, कितना था भाई? ये 1974 था।
ये कितना था भाई, वर्ष 1974 था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे पढ़ लो, इस समिति के संदर्भ में चुनाव सुधारों से है, बिल्कुल सही बात है। वी.एस. तारकुंडे समिति का गठन किया गया था किस संदर्भ में, चुनाव सुधार के संदर्भ में। और सबसे हमने कहा महत्वपूर्ण बात क्या थी इस समिति की, और इसी ने क्या कहा था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया जाए, 18 वर्ष कर दिया जाए। और आज यही हुआ था, यही हुआ था भाई, यही हुआ था ना। 61वां संविधान संशोधन यही किया गया था 1988 के तहत। इसी की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और यह कथन क्या भाई, बिल्कुल सत्य है। किया गया था ना, राजीव गांधी के शासनकाल में 61वां संविधान संशोधन हुआ और आर्टिकल 326 में क्या हुआ भाई, परिवर्तन हुआ। तो आगे चलकर ये क्या होता है भाई, अप्लाई होता है। अप्लाई होता है किस संविधान संशोधन में, तो 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1988 में से क्या किया गया भाई, अप्लाई कर दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम हुआ वी.एस. तारकुंडे समिति का। ठीक, आगे चुनाव प्रचार में सरकारी धन व तंत्र का उपयोग ना किया जाए, यह भी कथन किसका था, यह भी कथन था किसका, वी.एस. तारकुंडे का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन कौन सा राइट है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि यही कथन क्या है, असत्य है। और आपसे असत्य कथन ही पहचानने को पूछा, असत्य कथन ही आपको पहचानने से बोला गया था, इसलिए यहाँ पर असत्य कौन है भाई, तो असत्य अर्थात गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई आपका, गलत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, मिला दो, क्वेश्चन नंबर 33 मिला दो भाई। चलिए थोड़ा सा बना देते हैं, पीडीएफ की वजह से डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर एक है, एक पे 1962 लिख देते हैं, फिर दो है और दो में क्या लिख देते हैं भाई, 1990 लिख देते हैं। तीन सही है, और फिर चार में क्या लिख देते भाई, चार में लिख देते हैं 1988 ना, 1974, 1900 क्या लिखते भाई, 74। और फिर इसे हम कट कर देते हैं ना भाई। अब आपको क्या करना है, मिलान करना है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वी.एस. तारकुंडे समिति। आपको बताएं ये तीनों की तीनों समितियां, ये तीनों की तीनों समितियां किस संदर्भ में है, ये तीनों की तीनों संबंधित है किससे, चुनाव सुधार से। ये किससे संबंधित भाई, चुनाव सुधार से संबंधित है। ये तीनों की तीनों कमेटीज चुनाव सुधार से क्या है भाई, संबंधित है। ये तीनों की तीनों कमेटी चुनाव सुधार से संबंधित है। आपसे पूछा इनका गठन वर्ष, आपसे भाई इनका गठन वर्ष पूछा गया है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वी.एस. तारकुंडे समिति, मिला करो भाई। देखो अभी हमने बताया था वी.एस. तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था, तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि वी.एस. तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था, 1974 में हुआ था, अर्थात 1974 में हुआ था। यह हमने आपको बता दिया। अर्थात जो सी है उसमें क्या होगा भाई, 4 होगा। सी में अगर 4 होगा तो इसका मतलब या तो बी ऑप्शन सही हो सकता है या तो डी ऑप्शन सही होगा। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया भाई कि अगर वी.एस. तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, 4 से है, तो ना तो किसी कीमत पर ए होगा ना तो किसी कीमत पर सी होगा। आगे देखो, अगर दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध समिति थी और इसका गठन हुआ था 1990 में, अर्थात ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या भाई, राइट है। कोई भी आप पकड़ सकते हो। के संस्थानम समिति भी बहुत फेमस थी। के संस्थानम समिति का गठन हुआ था, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन में हुआ था। कई प्रकार के सुझाव थे, इसी समिति के सिद्धांत पर ही क्या किया गया था, सीबीआई की स्थापना की गई थी। बहुत सारे कार्य हुए थे, बहुत सारे कार्य हुए थे के संस्थानम समिति के संदर्भ में। तो ठीक भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है 1990 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे भाई, वर्ष 1998 से है। वी.एस. तारकुंडे समिति 1974 में है और के संस्थानम समिति 1962 में। खासकर आप बताएं के संस्थानम समिति जो गठित हुई थी, ये भ्रष्टाचार की जांच हेतु बनी थी। किसकी हेतु भाई, भ्रष्टाचार की जांच हेतु बनाई गई कमेटी थी। कौन सी भाई, तो भ्रष्टाचार की जांच हेतु बनाई गई थी कमेटी, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था क्या, के संस्थानम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा भाई, क्वेश्चन नंबर 34। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कर सकता है पूछा है, तो है का मतलब प्रेजेंट की बात करता है। तो बाढ़ आक्रमण के संदर्भ में कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। कोई भी एक्सटर्नल इन्वेजन होगा तो संदर्भ में कर सकता है, और करेगा किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत। आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बाह्य
बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति पहले था अब नहीं है, आप कहोगे वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है इसलिए अब इस आधार पर नहीं कर सकता, वर्तमान में नहीं वर्ण है। इस प्रकार से इस आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं हो सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है भाई, आर्टिकल नंबर 356 में है, और राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर आर्थिक संकट होगा तो आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कुल मिलाकर आपका क्या भाई, पहला भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, इस आधार पर भी हो सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं हो सकता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर हो सकता है, और आर्थिक संकट की स्थिति में हो सकता है। अर्थात 1 3 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भाई, बिल्कुल सत्य आंसर। क्लियर, आगे चले भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल किस तिथि को लागू हुआ था। वर्ष 1975, आप सबको पता है भाई कि वर्ष 1975 में किस आधार पर, तो आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर क्या किया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आप सबको अच्छे से पता होगा, इस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस समय जो देश की क्या थी भाई, प्रधानमंत्री थी, तो पीएम का नाम इस समय क्या था, इस समय देश की पीएम का नाम क्या था भाई, तो पीएम का नाम था इंदिरा गांधी। पीएम का नाम क्या था भाई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय देश की क्या थी भाई, पीएम थी। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या, लेकिन आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन था भाई, लेकिन आपसे पूछा जाए भाई प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट का नाम क्या था भाई, प्रेसिडेंट का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था भाई, फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय देश के क्या थे, राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद इस समय देश के क्या थे भाई, राष्ट्रपति थे। अब ध्यान से सुनना, जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, इस संदर्भ में 2 तिथि याद रखना। एक तो अधिसूचना जारी करने की तिथि, अधिसूचना जारी होने की तिथि, कि आपातकाल लागू होगा तो जारी होने की तिथि क्या थी, यह तिथि अलग थी, यह तिथि क्या थी भाई, अलग थी, और एक थी लागू होने वाली तिथि। एक क्या थी भाई, लागू होने की तिथि। ये दोनों तिथियां अलग अलग थी, ये दोनों तिथियां भाई क्या थी, अलग अलग थी। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिसूचना जारी करने की तिथि, तो आप क्या कहेंगे भाई, तब आप कहेंगे 25 जून 1975। तब आप क्या कहेंगे भाई, तब आप कहेंगे 25 जून 1975, 25 जून 1975। लेकिन आज पूछा जाए लागू होने की तिथि, तब आप क्या कहेंगे भाई, 26 जून 1975। तो 26 जून 1975 को ये क्या हुआ था भाई, लागू हुआ था। और आपसे पूछा भी क्या है, लागू पूछा, इंप्लीमेंट पूछा, इसलिए अप्लाई पूछा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या भाई, राइट है, क्योंकि लागू होने वाली तिथि पूछी है, ना कि अधिसूचना जारी होने वाली तिथि। तो अधिसूचना जारी होने वाली तिथि बोली होती तो आप क्या कहते भाई, तब आप कहते 25 जून 1975। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की जो संस्था को रद्द किया था, उसके लिए तिथि कौन सी थी, तो आंसर क्या होता है, 12 जून। खाली हो तो कर दीजिए। चलो भाई क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 36 है, बताओ क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ किसने कहा था कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र है। किसने कहा था कि अनुच्छेद 356 क्या भाई, एक मृत पत्र है जिसका बहुत कम प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक डेड लेटर है क्या, आर्टिकल नंबर 356। आप सबको पता है कि जो आर्टिकल नंबर 356 है, इसका बहुत विरोध हुआ है, इसका बहुत विरोध हुआ है। और ये क्या भाई, ये राज्य आपातकाल है। ये क्या है भाई, ये राज्य आपातकाल है। ये क्या है भाई, राज्य आपातकाल है।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई राष्ट्रपति शासन। इसी को क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य आपातकाल कहते हैं। और किसने कहा था आर्टिकल 356 एक मृत पत्र, एक डेड लेटर है? तो ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भाई जो अनुच्छेद 356 है ये एक मृत पत्र है और इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा, बहुत ही कम किया जाएगा। ऐसा किसका कहना था? तो कहना था डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन आप अच्छे से जानते हो इसका प्रयोग खूब हुआ है, खूब हुआ है। और इसी संदर्भ में आपको बताएं एक आयोग बना था, इसका नाम था राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का ये गठन था, राजमन्नार आयोग 1969 जो पीवी राजमन्नार आयोग था, तमिलनाडु सरकार ने बनवाया था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था सीधे सीधे क्या कि आर्टिकल 356 को समाप्त कर दिया जाए। इसने कथन क्या बोला था? इसने कथन बोला था कि आर्टिकल 356 को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था राजमन्नार आयोग। क्लियर बात समझे? अगला पूछा जाए एस एस सरकारिया, जो RS सरकारिया आयोग था, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि आर्टिकल 356 का प्रयोग, इसने क्या कहा था? आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। अंतिम विकल्प के रूप में, अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, किया जाए। ऐसा किसने कहा था? तो भाई ऐसा कहा था किसने? RS सरकारिया आयोग। और हरिविष्णु कामत का भी एक प्रसिद्ध कथन है। हरिविष्णु कामत ने कहा था कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कि यदि किसी को बुखार हुआ हो तो उसका चीर फाड़ कर दो। उन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग हो वो कुछ ऐसा फील होता है कि किसी को बुखार हुआ था, वो डॉक्टर के पास दवा लेने गया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। मतलब उसको छोटी सी समस्या थी। समस्या कैसी थी भाई? छोटी सी समस्या थी और छोटी की समस्या को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। किसने कहा था भाई? तो कहा था हरिविष्णु कामत ने। हरिविष्णु कामत ने यही कथन कहा था। आर्टिकल 356 के संदर्भ में उन्होंने एक टिप्पणी दी थी और कहा था कि ऐसा ना हो कि किसी को बुखार हुआ हो और बुखार का परिणाम क्या हो, उसको फीवर हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं उसका क्या कर दिया जाए? ऑपरेशन कर दिया जाए। ऐसा किसने कहा था भाई? तो ऐसा कहा था किसने? हरिविष्णु कामत ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था क्या कि यह एक मृत पत्र है जिसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाए। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा भाई? 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ना। लिखा हुआ है क्या? वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में किस अवधि के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है? तो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा में वित्तीय आपातकाल, जब हम लोग वित्तीय आपातकाल की चर्चा करते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, तो आपके संदर्भ में, इस संदर्भ में केवल एक ही आर्टिकल है, एक मात्र आर्टिकल है, उसका नाम क्या भाई? आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में। अब भाई वित्तीय आपातकाल की घोषणा आप सबको पता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता भाई? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता जरूर है लेकिन सलाह देता है कौन? संघीय मंत्रिपरिषद। हम क्या कहते हैं भाई? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, क्या करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है आर्टिकल 360 के तहत। कब करता है? जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब क्या लिखा हुआ है? लिखा यह हुआ है कि भाई जब राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा। तो लिखा हुआ है घोषणा तिथि से। क्या लिखा भाई? घोषणा तिथि से। घोषणा तिथि से कितने माह के भीतर? लिखा हुआ 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से क्या होगा? साधारण बहुमत से पारित होना होगा। साधारण बहुमत से क्या होना होगा? पारित होना होगा। साधारण बहुमत से क्या करना होगा? पारित करना होगा। पारित होना। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तब वित्तीय आपातकाल को एक बार में 6 माह के लिए लागू कर दिया जाएगा। कितना?
एक बार में 6 माह के लिए क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो कहने का आशय क्या है, कहने का आशय यहाँ पर क्या भाई, कहने का आशय क्या है, कितने समय के भीतर पेंशन हो जाएगा, क्या 2 माह के भीतर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा भाई 38 लिखा हुआ है क्या, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाने की स्थिति में राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती हैं। तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इस स्थिति में राज्य विधानमंडल की जितनी विधायी शक्तियां होती हैं, जो राज्य विधानमंडल की जो विधायिका जो कार्य करती थी, वो सारी की सारी पावर किसको मिल जाती है, पार्लियामेंट को अर्थात संसद को। तो ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको बताए अनुच्छेद नंबर 365 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या कि संघ सरकार के निर्देशों को, ध्यान से सुनना, संघ सरकार के निर्देशों को, संघ सरकार के निर्देशों का पालन, निर्देशों का पालन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। जो भी निर्देश कौन देगा, जो भी निर्देश कौन देगा, संघ सरकार देगा। उन निर्देशों का पालन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ऐसा कहां लिखा गया, ऐसा लिखा गया आर्टिकल नंबर 365 में। आर्टिकल नंबर 356 में क्या लिखा गया, लिखा गया भाई राज्य आपातकाल। क्या लिखा गया भाई, राज्य आपातकाल, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं भाई राष्ट्रपति शासन। क्या लिखते हैं भाई, राज्य आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन, ये कहता है। और आर्टिकल 357 में यह प्रावधान पूछा गया, जो प्रश्न पूछा है, जो आपसे प्रश्न पूछा है, कहां लिखा भाई, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 357 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब किसी राज्य में आपातकाल लागू होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो उस स्थिति में राज्य की विधानसभा की जो विधायी शक्तियां होती हैं वो संसद को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा कहां लिखा भाई, आर्टिकल नंबर 357 में। और आर्टिकल 360 अभी हमने बताया था, आर्टिकल 360 में क्या लिखा हुआ है, वित्तीय आपातकाल। क्या लिखा भाई, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां पर है, तो क्या हो जाता है भाई, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 360। क्लियर भाई, बताओ भाई, क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर क्या हो भाई, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है भाई, फिर राइट है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसको अब तक क्या नहीं मिला है, जिसको अब तक भाई भारत रत्न नहीं प्राप्त है, बता दो भाई। बता दो भाई। आज तक भारत में 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जिनको क्या नहीं मिला है, जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो बता दो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप बताएं, डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं इन चारों में से जिसको क्या नहीं मिला है, जिसको भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता रहे अब तक देश में कुल कितने राष्ट्रपति हैं, 5 राष्ट्रपति हैं। 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको क्या मिला भाई, भारत रत्न प्राप्त है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5 क्या है, राष्ट्रपति हैं। और इन 5 में से अगर 5 में से आपसे पूछा जाए फर्स्ट कौन था, अगर आपसे पूछा जाए 5 में से फर्स्ट कौन था, तो आपको अच्छे से पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्या मिला भाई, जिनको मिला है क्या, इनको मिला है भारत। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के वो पहले राष्ट्रपति है जिनको क्या मिला भाई, मिला है आपका भारत रत्न। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को भी मिला हुआ है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला हुआ है क्या, भारत रत्न विजेता ये भी है। और बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, अब्दुल कलाम जी भी है, और सबसे लास्ट में मिला था किसको, प्रणब मुखर्जी को। और आपको बताएं एपीजे अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं, एपीजे अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले मिला। इनको क्या हुआ था भाई, राष्ट्रपति बनने से पहले मिला था। किसको क्या होता है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और डॉक्टर जाकिर हुसैन को, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया। ये भी जानते रहो, ये भी जानते रहो भाई, ये भी जानते रहना भाई। इनको राष्ट्रपति बनने के बाद मिला, इनको राष्ट्रपति बनने के बाद मिला, ठीक। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के बाद मिला, लेकिन आपसे पूछा जाए क्या किनको राष्ट्रपति बनने से पहले मिला था, तो आंसर क्या होता भाई, आंसर होता है किसको, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम को। ये तो उपराष्ट्रपति थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे भाई, उपराष्ट्रपति के पद पर थे जब इनको मिला था, पहली बार मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब मिला था, 1954 में। तो इनको भाई 1954 मिला था, तब तक ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति थे, ये भाई उपराष्ट्रपति थे। लेकिन जाकिर हुसैन पे उस समय क्या रहे होंगे, उपराष्ट्रपति ही रहे होंगे, ये भी उपराष्ट्रपति ही रहे होंगे। क्लियर भाई। एपीजे अब्दुल कलाम तो कुछ भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का होगा भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, तो बता रहा क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किस वर्ष उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान किया गया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान किया गया, तो वर्ष होता है इसका क्या, 1997। शुरू में नहीं था, वर्ष 1997 में उपराष्ट्रपति को यह कहा गया कि रिटायरमेंट के समय जो भी उसका वेतन होगा, उसका आधा वेतन उसे पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। ऐसा कब लिखा गया भाई, तो लिखा गया वर्ष 1997 में। अगर आपसे पूछा जाए इसी के संदर्भ में एक बात और याद रखना कि ऐसा ही कुछ प्रावधान 1996 में, 1996 में यही सेम प्रावधान किसके लिए किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी क्या नहीं था, पेंशन नहीं था, इनके लिए भी पेंशन की शुरुआत होती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन की शुरुआत कब हुई, तो क्या होता भाई, पेंशन की शुरुआत होती वर्ष 1996 में। तो 1996 में पेंशन की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, और 1997 में भारत के उपराष्ट्रपति के लिए क्या किया गया, पेंशन की सुविधा को प्रारंभ किया गया। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन थे, और यहीं पर हमारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे। यहीं पर भाई हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग एग्जाम्पल के ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की आपको जो फ्री पीडीएफ है, इस क्लास की जो आपकी फ्री पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगी एक ही स्थान पर, और उसका नाम क्या भाई, एग्जाम्पल के ऑफिशियल एप्लीकेशन। यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। तो आप सभी लोग, जितने भी बच्चे हो, आप सभी लोग एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन अवश्य डाउनलोड करना भाई, और ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस क्लास की पीडीएफ, आपको अदर क्लासेस, कोर्स, सब कुछ आप क्या करेंगे, जानकारी लेंगे।